Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture we have discussed about uh, the plate girder design steps, okay, और एग्जाम्पल भी हमने थोड़ा बहुत आता देखा था. तो हमने देखा था कि जो प्लेट गर्डर होता है उसकी डिज़ाइन जो है वो कैसे होती है, कैसे सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या था स्टूडेंट्स. हम सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है वो लोडिंग फाइंड करते थे कि टोटल यूडीएल लोड जो है वो कितना है, टोटल कॉन्सेंट्रेटेड लोड कितना है, और वो लोड को हम फैक्टर लोड में तब्दील करते थे, यानी फैक्टर लोड में ट्रांसफ़र करते थे. ओके, सेकेंड स्टेप में हम एस एफ एंड बी एम डायग्राम रेडी कर रहे थे. ओके, तो वहीं से जो आपका पोर्शन था वो स्टार्ट करना बाकी था, यानी लास्ट टाइम जो लेक्चर स्टॉप हुआ था वो वहाँ स्टॉप हुआ था. हमने एस एफ एंड बी एम डायग्राम नहीं देखा था. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोडिंग फाइंड करते हैं, उस लोडिंग को हम फैक्टर यूडीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो फैक्टर यूडीएल के बेस के ऊपर हम जो है वो अपना एस एफ एंड डी एम डायग्राम बनाते हैं, और बाकी के स्टेप्स जो है वो वैसे कैरिड आउट होते हैं. तो आज के लेक्चर में मैं फिर से आपको फर्स्ट नंबर का स्टेप और एग्जाम्पल जो है वो रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंटिन्यूशन आ जाए. ओके, तो आज जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1, डिज़ाइन वेल्डेड प्लेट गर्डर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज डेक बीम विथ क्लियर स्पान 24 मीटर subjected to dead load 20 kilonewton per meter excluding self weight, live load 10 kilonewton per meter and two concentrated loads of 200 kilonewton each at 6 meter from each end. Okay, assume that the top compression flange of a plate girder is restrained laterally and prevented from rotating. Use Fe415 grade steel. डिज़ाइन एज एन अनस्टिफन प्लेट गर्डर विथ थिक वेब. ओके, ऐसा ये एग्जाम्पल था. ओके हमारा, तो ये जो है वो आपका रिपीटेशन है स्टेप नंबर फर्स्ट का, तो मैं थोड़ा जल्दी करवा दूंगा. सेकंड नंबर का स्टेप जो है वो आपको देखना बाकी था, आपने फर्स्ट स्टेप तक देखा हुआ है. तो फिर से मैं ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ कि सिंपली सपोर्टेड ब्रिज है, आपका ब्रिज डेक बीम है, उसका क्लियर स्पान जो है वो 24 मीटर है, यानी पूरा जो बीम है वो 24 मीटर का है. उसे डेड लोड सब्जेक्ट किया है, डेड लोड से 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लाइव लोड इज़ 10 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, और दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है 200 किलो न्यूटन के, जो 6 मीटर के डिस्टेंस पे लगते हैं एंड से. ओके, यानी आपका एंड सपोर्ट जो है वहाँ से 6 मीटर दूर एक 200 mm और दूसरी साइड 6 मीटर दूर 200 mm, ऐसी आपकी फिगर होगी. ओके, और हमें बनाना क्या है, कंप्रेशन फ्लैंज, हमें प्लेट गर्डर बनाना है वेल्डेड वाला. ओके, लेकिन एज्यूम करना है टॉप कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ प्लेट गर्डर इज रिस्टेंड लेटरली एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग, यानी हम उसे रोटेट करने नहीं दे रहे हैं. ओके, यूज़ Fe415 ग्रेड स्टील एंड डिज़ाइन एज एन अनस्टिफन प्लेट गर्डर विथ थिक वेब. वेब जो है वो आपकी थिक होनी चाहिए और जो प्लेट गर्डर है वो अनस्टिफन होना चाहिए. ओके, ये सारी कंडीशन आप मगज में बिठा के रखिए, ऐसी कंडीशन आता है तो ही ये एग्जांपल आपको करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे फर्स्ट है लोडिंग. तो टोटल फैक्टर लोड ऑन गर्डर इज इक्वल टू 1.5 20 + 10 मल्टीप्लाई बाय 24. ओके, ये जो फर्स्ट है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ये आपका डेड लोड एंड लाइव लोड है, और ये जो है 1.5 × 2 × 200 वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड है. अब देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1.5 जो है वो आपको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए है, तो 20 + 10 टोटल लोड, और टोटल लोड यूडीएल है, यानी कि यूडीएल को कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना होगा स्पान से. तो 20 + 30 मल्टीप्लाई बाय 24, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से. ओके, प्लस 1.5 × 2 × 200, यानी 200 के 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, और उसको अगर हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो टोटल आ जाएगा 1680 किलो न्यूटन. उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ गर्डर कैसे निकालते हैं, तो उसका इक्वेशन है सेल्फ वेट ऑफ गर्डर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर लोड अपॉन 200. टोटल फैक्टर लोड मेरा 1680 है, और डिवाइड बाय 200 करूँगा तो 8.4 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, वो सेल्फ वेट होगा. तो अब जो है वो आपको टोटल यूडीएल लोड मिल जाएगा, तो 20 + 10 + 8.4. ओके, तो टोटल मिला के हो गए 38.4. तो ये टोटल मेरा यूडीएल है. यूडीएल को मैंने फैक्टर यूडीएल में कन्वर्ट किया, 1.5 × 38.4, दैट मीन्स 57.6 किलो न्यूटन पर मीटर, विच इज़ नियरली इक्वल टू वेयर W इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 58 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके,
यानी पर मीटर पे 58 किलो न्यूटन जितना आपका लोड लगता है यूडीएल का। ओके, तो अब जो है फैक्टर कॉन्सेंट्रेटेड लोड को अगर हम फैक्टर में ट्रांसफ़र करें तो वो कितना होगा 200 इंटू 1.5 यानी 300 किलो न्यूटन ईच। ओके, अब हम अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो हम जो फैक्टर्ड कॉन्सेंट्रेट लोड है वो लिखेंगे फिगर में, और फैक्टर्ड यूडीएल लोड है उसे हम कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे लिखे हैं। देखो ये ए बी बीम है, पूरा आपका ब्रिज डेक बीम है। यहाँ से 6 मीटर दूर 300 किलो न्यूटन एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होता है 200 था, लेकिन हमें उसे फैक्टर में ट्रांसफ़र किया, इसलिए यहाँ पे मैंने 300 लिखा है। और वैसे ही बी एंड से 6 मीटर अवे 300 किलो न्यूटन का दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ओके, फिर ये यूडीएल टोटल यूडीएल जो है वो 58 किलो न्यूटन पर मीटर है, वो हमने निकाला है। ओके, यानी ब्रिज डेक की पर मीटर लेंथ पे 58 किलो न्यूटन जितना आपका यूडीएल लोड लगता है। ओके, तो ऐसे पूरी लोडिंग जो है वो कैलकुलेट की जाती है, और एसएफबीएम के लिए ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होते हैं उसका भी फैक्टर लेना है, और यूडीएल जो है उसका भी फैक्टर लोड लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आई थिंक दैट यू हैव क्लियर्ड दिस स्टेप। ओके, एंड एसएफ एंड बीएम डायग्राम अब देखते हैं। तो एसएफ बीएम डायग्राम के लिए पहले एसएफ के लिए ईच रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल लोड बाय 2 होगा। यानी आर ए एंड आर बी जो होगा वो टोटल लोड जो होगा उसके डिवाइड बाय अगर आप 2 करोगे तो आपको 2 साइड के लोडिंग मिल जाएगी। तो देखो टोटल लोड कितने हैं। सबसे फर्स्ट जो है 58 यूडीएल का। ओके, 58 यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर है, और लेंथ है मेरी 24, यानी 24 मीटर लेंथ पर 58 जितना लोड लगता है। तो टोटल लोड कितना होगा 58 इंटू 24 प्लस 300 एंड प्लस 300, 2 कॉन्सेंट्रेट टाइप के लोड 300 ये सबको मिलाए और डिवाइड बाई 2 करें तो आएगा आपका 996 किलो न्यूटन। ओके, यानी आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 996 किलो न्यूटन। अब जो है वो मैक्सिमम शियर फोर्स, अब देखो ये जो होगा वो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा। ओके, जो आर ए एंड आर बी है वो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बीम में आगे बढ़ेंगे ये लोड कम होता जाएगा। नाउ हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम बी एम एट ई। तो ये जो है ई वाला पोर्शन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे शियर फोर्स दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा जो है वो बना दिया, यहाँ पे सी बना दिया, डी बना दिया, और यहाँ पे बीच में एक ई पॉइंट बना दिया। अब देखो ये सी पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड का पॉइंट है, डी पॉइंट भी आपका पॉइंट लोड है, वहाँ बनाया है। अब ऐसे बीएम डायग्राम में आर ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आर ए कितना अपवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे आपका डायग्राम अपवर्ड साइड जाएगा 996 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद हम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तब ये पॉइंट सी के ऊपर आते हैं, तब पॉइंट लोड आता है। ओके, तो ऐसे डायग्राम में क्या होता है कि जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट करना पड़ता है लोडिंग के, लोडिंग अगर पॉइंट लोड है तो अगर हम ये 300 किलो न्यूटन से पहले है तो कौन सा लोड लगेगा, ओनली 996 लगेगा। ओके, और जो लोड लगेगा वो यहाँ से कम होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूडीएल है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन डाउनवर्ड साइड दिखाई है। और जैसे ही हम 300 को क्रॉस करेंगे, ये लोड को क्रॉस करेंगे, यानी जस्ट राइट साइड ऑफ हम सी जाएंगे, तो क्या होगा उसमें 300 किलो न्यूटन जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। यानी 996 उसमें से पहले आपको कितने निकालने हैं, 58 इंटू 6 निकालने हैं, तो आ जाएगा आपका 648। ओके, जो सी से पहले का लोड है। सी क्रॉस करने के बाद क्या होगा, 648 में से 300 और चले जाएंगे, यानी 348 हो जाएगा। अब जो है वो सी से लेके डी तक यूडीएल है, तो यूडीएल जो है वो कितना कम होगा, तो वो डायरेक्टली 58 इंटू 12 करो आप, तो 348 में से जितने आप कैंसिल करोगे उतना माइनस में जाएगा। तो ये जब ऐसा जब होता है यूडीएल में तब ये साइन चेंज होती है। पहले देखो 348 प्लस था, लेकिन अब जो आंसर आएगा वो माइनस में चला जाएगा। ओके, तो प्लस में से माइनस जब जाता है आपका शियर फोर्स डायग्राम, तब जो पॉइंट मिलता है आपको बीम के ऊपर, उसे हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, तो पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्रैक्चर जो है वो अब यहाँ पे ई होगा, और डी की वैल्यू तो जो है वो यहाँ पे सी की वैल्यू है वही होगी 348। फिर उसमें हम 300 जो है वो ऐड करेंगे, और यानी वो माइनस हो गए तो वो और नीचे चला जाएगा। और ये जो 58 इंटू 6 है वो फिर से अगर हम डालेंगे उसमें, यानी डिडक्ट करेंगे, तो फिर से वो 996 माइनस चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 996 अपर साइड होगा, यहाँ पे 996
डाउनवर्ड साइड होगा। आप मैंने ये जो पोर्शन ए से लेके ई तक का जो पोर्शन आपको दिखाया है कि कैसे कितना प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो एक बार अगर आप वीडियो पॉज करके देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। अगर वीडियो फिनिश होने के बाद भी आप 2-3 बार देख सकते हो, लेकिन ये पोर्शन 2-3 बार देखना तो ही आपको पता चलेगा कि 996 में से 648 कैसे आया और 648 में से 348 कैसे आया। ओके, नाउ बी एम डायग्राम। अब बी एम डायग्राम जो है वो तो ईजिली बन सकता है। ओके, तो बी एम डायग्राम जो है उसमें ऐसा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो ई साइड होगा। ओके, आपके तो मोमेंट एट ई इज इक्वल टू 996 इंटू 12, यानी 996 का लोड है, वहाँ से 12 किलो न्यूटन मतलब 12 मीटर दूर है, तो 996 इंटू 12, 58 इंटू 12 इंटू 6, जो 58 वाला लोड है वो 12 मीटर पे लगता है। ओके, और ये यूडीएल है, इसी यानी डिवाइड बाई 2 भी करना होगा, 6 करना होगा, और एन माइनस 300 इंटू 6, तो टोटल आपकी मूवमेंट जो मैक्सिमम आ जाएगी वो ई पॉइंट पे होगी 5976 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये जो है मुझे पता कैसे चला कि ई पे ही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, तो उसका रीज़न है फ्रेंड कि शियर फोर्स जहाँ जीरो होता है वहाँ आपका बेंडिंग मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो ऐसे जो है वो हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब ये 4932 एंड 4932 यानी सी और डी पे मूवमेंट कैसे आई वो मैं ये आपको बता देता हूँ। एम जेड जो है वो ये तो मैं मिल गया, एम ई जो है 5976, एंड एम सी एंड एम डी यानी कि एम सी एंड एम डी कहाँ से मिलेगा, तो 996 इंटू 6, 996 इंटू 6 माइनस 58 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 49320। ओके, यानी कि 4932 किलो न्यूटन इंटू मीटर मिल जाएगा। तो आपको पता ही है कि जब बी एम डायग्राम हम बनाते हैं तो ऐसे हाइपरबोला में बनाते हैं, तो ये हाइपरबोला बन जाएगा। ओके, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम मुझे को अब डिप में समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैलकुलेशन होती है सारी मैंने यहाँ पे समझा दी है। ओके, और अगर तो भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछ सकते हो। उसके बाद का जो स्टेप है वो है सिलेक्शन, सेक्शन सिलेक्शन। अब हमें सेक्शन सिलेक्शन करना है, वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक कंडीशन थी कि इफ़ डी अपॉन टी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन 200 इंटरमीडिएट ट्रावर्स स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड। ओके, जब ये स्टेप मैंने आपको थियरी में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये फिक्स है कि अगर आपका डी अपॉन टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेव, यानी डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेव जो है उसका रेशियो मैं निकालूँ और उसे वो 200 से ज़्यादा हो जाए, तो हमें इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, टू अवॉइड ट्रांसवर्स स्टिफनेस। अब देखो, ट्रांसवर्स स्टिफनेस प्रोवाइड करना यानी डिज़ाइन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे अवॉइड करने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम एज्यूम करते हैं K इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 150, तो हम उसे 200 से 200 से मतलब कम का ही एज्यूम करते हैं। ओके, तो अब जो है वो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ गर्डर, सेक्शन सिलेक्शन में मैंने क्या बताया था थियरी में, आपको ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ गर्डर जो है वो निकालना होता है। तो डेप्थ इज इक्वल टू एम इंटू के अपॉन एफ वाई रेस टू 0.33। अब मूवमेंट की वैल्यू है मेरे पास, मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू 5976 इंटू 10⁻⁶, एंड के की वैल्यू जो मैंने एज्यूम की है यहाँ पे 150 एंड डिवाइड बाई 250। अब देखो, मैंने यहाँ पे आगे एग्जाम्पल में लिखा था, ओके, 415 की जगह 250, क्योंकि यहाँ पे 250 लेके पूरा एग्जाम्पल किया है इसीलिए। ओके, तो 250 मैंने यहाँ पे एफ आई लिख दिया, सारा जो है कैलकुलेशन कर दिया। तो डी जो है मेरा आया 1422.34 मिलीमीटर। ओके, यानी प्रोवाइड डी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1400 मिलीमीटर, यानी राउंड फिगर में 1400 चलेगा। एज्यूम थिकनेस ऑफ वेव प्लेट 12 mm थिक वेव। ओके, तो ये सारा एजम्पशंस पे है कि थिकनेस ऑफ वेव प्लेट आप कितनी रखते हो। जनरली इसमें अगर 12 mm दिखाया है तो आप 12 mm ही रखना, और ऐसा याद रखना कि ऐसे टाइप की कोई भी एग्जांपल हो तो आपको 12 mm एज्यूम कर लेनी है। ओके, therefore the size of plate is equal to 1400 into 12 mm। ओके, अब डी अपॉन टी डब्ल्यू हम करें तो डेप्थ जो है वो मेरी 1400 होगी एंड थिकनेस ऑफ वेव जो है वो 12 हो गई। तो उसका रेशियो जो मैंने निकाला तो वो आया 116.66 विच इज़ ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ओके, इसलिए ये कंसिडर कर लिया है कि 116.66 इज़ ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन। ओके, चेक फॉर शेयर बकलिंग ऑफ वेब इज रिक्वायर्ड। अब देखो 67 एप्सिलॉन से ये बड़ा हो गया है। ओके, डी अपॉन टी डब्ल्यू,
देयरफॉर चेक फॉर shear बकलिंग ऑफ वेब। शीयर में आपकी जो वेब है उसका बकलिंग ना हो जाए, उसका फेलियर ना हो जाए, उसके लिए हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा। ओके, ये लिखा हुआ है क्लोज नंबर 8.4.2 में। एज्यूम दैट बी एम इज़ रेजिस्टेड बाय फ्लैंजेस ओनली। हमने एज्यूम किया कि जो आपकी बेंडिंग मोमेंट है वो इज़ रेजिस्टेड बाय फ्लैंजेस ओनली, उसे अकेली जो फ्लैंजेस है वही बियर कर लेती है। तो ए एफ इज इक्वल टू एम इंटू गैमा एम जीरो एफ आई इंटू डी। ये सारी इक्वेशन के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोड में जो है वो एग्जाम्पल अच्छे से दिए हुए हैं। ओके, और कोड में से एग्जाम्पल करने की प्रैक्टिस करना तो एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। तो मोमेंट लिख दी मैंने, गैमा एम ओ की वैल्यू 1.10 रख दी, एफ आई 250 अगेन, एंड डी इज इक्वल टू 1400। तो ये सारा कैलकुलेशन करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 18,781.71 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन फ्लैंज रिक्वायर्ड, यानी एक फ्लैंज का एरिया इतना चाहिए। ओके, इससे हम ज़्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते। फॉर कंप्रेशन फ्लैंज विथ वेल्डेड सेक्शन। अब वेल्डेड सेक्शन के लिए जो कंप्रेशन फ्लैंज होती है B/TF, उसे हमने प्लास्टिक सेक्शन के लिए 8.4 एज्यूम किया है, 8.4 एप्सिलॉन, एंड B इज इक्वल टू 8.4 TF यानी थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन का फॉर्मूला भी दिखा दिया है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 250/FI 1/2। अब जो किस्से में FI 250 है वहाँ पे एप्सिलॉन 1 रह जाएगा। ओके, इतना आपको याद रखना है। नाउ एरिया ऑफ वन फ्लैंज AF इज इक्वल टू BF इंटू TF। तो BF इज इक्वल टू 2B एंड TF इज इक्वल टू TF। नाउ वी कैन पुट B इज इक्वल टू 8.4 TF बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर प्लास्टिक सेक्शन। ओके, अगर ये इक्वेशन में मैं B यहाँ पे रखूँ और TF वहाँ जाने दूँ तो वो हो जाएगा 8.4 TF। तो वही मैंने यहाँ किया, 2 इंटू 8.4 TF इंटू TF। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा फ़ायदा आपका कि वो जो है वो TF स्क्वायर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वैसे हमको T जो है वो इजीली मिल जाएगा। ओके, अब 8.4 TF इंटू TF इज इक्वल टू 18,781.77। ओके, तो ये सारा कैलकुलेशन करके मैंने TF निकाला 33.43 mm, यानी कि प्रोवाइड TF इज इक्वल टू 40 mm and BF is equal to 18,781.71 अपॉन 40। ओके, तो ये सारा करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 469.54 mm। देयरफॉर प्रोवाइड BF इज इक्वल टू 500 mm। देखो मैंने TF जो है वो 33 की थी लेकिन मैंने 40 mm ले लिया, और 469.54 से ज़्यादा बड़े 500 mm थे तो मैंने BF 4 ले लिया। तो BF और TF जो है वो आपका अब आपके मतलब फिक्स हो गए कि कौन कौन से हैं। जो BF यानी कि फ्लैंज की जो विड्थ है BF वो 500 mm है, जो कि आप यहाँ इजीली देख सकते हो। BF इज इक्वल टू 500 mm एंड डेप्थ इज इक्वल टू 1400 एंड थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है वो 40 है दोनों साइड। ओके, तो टोटल डेप्थ जो ओवरऑल डेप्थ D हो गया वो आपका हो गया 1480 एंड थिकनेस ऑफ वेब इज इक्वल टू 12 एंड ये आपकी ZZ एक्सिस। ओके, तो साइज़ ऑफ फ्लैंज जो है वो ये मतलब है डिसाइड हो गया। उसके बाद जो है वो हमें मिनिमम वेब थिकनेस जो है वो निकालनी है। तो मिनिमम वेब थिकनेस जो है वो कैसे निकल सकती है, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड D/TW इज इक्वल टू 1400 अपॉन 12 इज इक्वल टू 116.67 विच इज़ लेस देन 200 एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है इसलिए एप्सिलॉन लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको IS 800/2007 क्लोज नंबर 8.6.1.1 A एंड पेज नंबर 63 पे दी हुई है। ओके, अगर आपका D/TW लेस देन 200 एप्सिलॉन आता है तो ओके सेक्शन है। ओके, तो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट में वो मतलब सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट में वो अच्छे से फिट बैठता है। ओके, कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट।
अब फ्लैंज के लिए जो बकलिंग रिक्वायरमेंट है वो है D/TW। तो D/TW की वैल्यू अगर 345 एप्सिलॉन एफ स्क्वायर से ज़्यादा, अरे सॉरी, कम आती है तो वो सेक्शन ओके है। ओके, देयरफॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब 12 mm इज प्रोवाइड इज सफिशिएंट। तो ये चेक में हमने क्या किया, सॉरी ये स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 4 में मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट हमने फिक्स कर दी। हमने 12 तो ले लिया था, लेकिन वो 12 जो है वो सूटेबल है कि नहीं वो डिसाइड किया हमने D/TW के रेशियो से। ओके, देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर चेक फॉर मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ फ्लैंजेस। मूवमेंट कैपेसिटी का चेक होगा फ्लैंजेस के लिए। सेक्शन क्लासिफिकेशन फॉर फ्लैंज, तो B/TF। अब हमें पता है कि फ्लैंज के लिए B/TF जो है वो 250/40 विच मीन्स 6.25 विच इज़ लेस देन 8.4 एप्सिलॉन। देयरफॉर फ्लैंजेस आर प्लास्टिक। ओके, और ये सारा जो है वो आपको IS 800 टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, रेडिली अवेलेबल है कि अगर B/TF लेस देन 8.4 एप्सिलॉन होता है तो उसे हम फ्लैंजेस जो है उसे हम प्लास्टिक बुलाते हैं। ओके, नाउ MD इज इक्वल टू, बाय यूजिंग पेज नंबर 53 ऑफ IS 800, MD इज इक्वल टू बीटा बी ZP FY अपॉन गामा MO। बीटा बी इज इक्वल टू 1 फॉर प्लास्टिक सेक्शन एंड ZP इज इक्वल टू प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। मोमेंट ऑफ फ्लैंजेस एट ZZ एक्सिस इन फिगर 1.13। तो ये सारा जो है वो मैंने यहाँ पे मूवमेंट सब लिखा दिया। 2 × 500 × 14 × 720, टोटल हो गया 2880 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ mm²। तो इस तरह से मैंने MD जो है वो उसके लिए सारे रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर दी है। अब मैं MD का इक्वेशन में वैल्यूज़ रखूँगा और जो वैल्यूज़ है वो निकालूंगा। तो मेरा आंसर आएगा 6545.45 × 10⁶ न्यूटन × mm, which is greater than 5976 kilonewton into meter. Therefore the section is adequate for carrying movement। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेक्शन जो है वो मूवमेंट जो है वो कैरीड कर सकता है। ओके, ये सारे चेक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मतलब ध्यान देना। नाउ चेक फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब। अब शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब जो है वो चेक करना है तो आपको पिन नंबर 59 पे जाना होगा। IS 800 एंड क्लोज 8.4 में VD का डायरेक्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है, AV × FYW अपॉन √3 × गामा MO। AV इज इक्वल टू D × TW फॉर वेल्डेड सेक्शन, देयरफॉर VD इज इक्वल टू 1400। ओके, एरिया जो है वो फ्लैंज का मतलब टोटल जो है वो टोटल एरिया जो है वो बीम का 1400 × 12 इंटू FYW की वैल्यू जो है वो 250, √3 वैसे का वैसा है, एंड जो √3 जो वैसे का वैसा है, एंड गामा MO है वो 1.10 हो गया। ओके, तो VD की वैल्यू मेरी आई 2.204 × 10⁶ न्यूटन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2204 किलो न्यूटन। नाउ 0.6 VD is equal to 0.6 × 2204 and which is greater than 996 kilonewton, therefore okay hence your design is safe in shear। ओके, तो ये सारे चेक्स जो है वो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर उसमें मतलब एग्जाम्पल में मांगे हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप नंबर 7 से देखेंगे। अभी ये जो एग्जाम्पल है उसके स्टेप्स ज़्यादा है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी के कारण ही कंज्यूम होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।